के लेक्चर में हम जो मोनेरा किंगडम है उसको कवर करेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो R.H. वाइटेकर साइंटिस्ट थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसके अंदर उन्होंने 5 किंगडम्स के बारे में बताया था। तो वो 5 किंगडम कौन कौन से थे? सबसे पहले था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटी और 5वां था एनिमेलिया। तो ये जो 5 किंगडम है इसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम मोनेरा जो किंगडम है उसको कवर करेंगे। तो जो ये मोनेरा किंगडम है बेसिकली देखने में जितना छोटा लगता है एनसीईआरटी के अंदर उतना छोटा है नहीं। तो आई होप सो कि वैसे आपने अपनी एनसीईआरटी है वो खोल ली होगी और साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते रहेंगे। और जो मैं बात कह रही हूँ कि ये छोटा लग रहा है लेकिन छोटा है नहीं, ऐसा इसलिए है कि क्योंकि जो मोनेरा किंगडम है ना उसके अंदर सारे क्या आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, अब इसके बारे में क्या है, अपने को सबसे पहले कंप्लीट डिटेल स्टडी करनी होगी, जिससे क्या है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर नहीं बताया हुआ, लेकिन आगे जो चैप्टर नंबर 8 है आपका सेल चैप्टर, तो उसके अंदर इस बैक्टीरिया के बारे में कम्प्लीटली बताया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो अपने क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर उस चैप्टर को लिंक करते हुए पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि जो आपके सारे कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं, कि ताकि आपको परेशानी ना होए कि मैम ये करवा क्या रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपको पता ही ना हो, फिर इसको चैप्टर को करने का फ़ायदा ही क्या। तो अपने को अगर नीट में अगर सिलेक्शन चाहिए या फिर अपने को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो अपने को थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, फिर ही जाके क्या है कि अपने कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि ये मैम एनसीईआरटी से बाहर कुछ करवा रहे हैं या फिर ये क्या करवा रहे हैं। कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके बीच में पूछ भी सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चन। तो मोनेरा के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियाज आते हैं, तो बैक्टीरिया को अच्छे से डिटेल से स्टडी करेंगे अपने। तो सबसे पहली बात कि जो बैक्टीरिया क्या होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है, अब जैसा कि मैंने आपको लिविंग सेल चैप्टर करवाया था, लिविंग चैप्टर कराया था, लिविंग वर्ड, तो उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि बायोलॉजी के अंदर कोई भी चीज़ का मीनिंग समझना है तो सबसे पहले किसी को डिफ़ाइन करना है। अब डेफिनेशन बनाने के लिए ना उस वर्ड का थोड़ा सा मीनिंग ही अगर अपने को पता होता है ना तो अपने उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। अब वो कैसे? जैसे कि अब ये प्रोकैरियोट है, तो अब बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब प्रोकैरियोट को अपन वर्ड को ना तोड़ लो, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, प्रो और कैरियोट्स। तो प्रो का मतलब क्या होता है? प्रीमिटिव, यानी कि पुराना, ठीक है। और कैरियोट्स का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी कि जिसके अंदर क्या है, पुराने टाइप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो होते हैं प्रोकैरियोट्स। तो बैक्टीरियाज क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स, यानी कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलप नहीं होता है कम्प्लीटली, तो वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब अगर आपको इसको पूरा डिटेल में समझना है कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, तो मैंने इससे रिलेटेड भी एक लेक्चर बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो वहाँ जाके आप इसको समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ प्रोकैरियोट्स एंड व्हाट इज़ यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स क्या होता है? वो क्या होता है कि हाईली डेवलप्ड जो एनिमल्स हैं उनके अंदर होता है यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। तो अब यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा? ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। कैसे? जैसे कि अब आप देखो, जैसे यू प्लस कैरियोट्स हैं, अब ये 2 थे, अब इसको डिवाइड कर लिया यूकैरियोट्स। यू मतलब ट्रू, कैरियोट्स का मतलब तो मैंने आपको बताया ही है कि न्यूक्लियस, यानी कि जिसके अंदर क्या होगा? ट्रू न्यूक्लियस होगा, तो वो आएंगे यूकैरियोट्स के अंदर, वो हायर एनिमल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या है कि अपने इस चैप्टर को
सेल चैप्टर से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे, जिससे क्या है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। और ये कम्प्लीटली जो एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर होने वाला है, कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं होने वाला कि आप सोचो कि इसमें नहीं है तो ये मैम कुछ एक्स्ट्रा करवा रहे हैं, लेकिन कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। मैं कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड चलूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि मोनेरा, तो मोनेरा अपने पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा। सबसे पहले क्या देखते हैं कि मोनेरा के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियाज आते हैं, तो दीज आर द सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा किंगडम। तो बैक्टीरिया क्या है, सोल मेंबर हैं। अब आप कहोगे कि ये सोल मेंबर का मतलब क्या है मैम, तो सोल मेंबर होता है कि अलोन सिंगल मेंबर, यानी कि एक अकेला मेंबर है मोनेरा का, वो है बैक्टीरिया। ओके, और जो ये मोनेरा में ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, अब ये जो बैक्टीरिया होंगे ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसका क्या मतलब होगा कि मोस्ट अबंडेंट मतलब ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं हर जगह पे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटे होते हैं, इनको अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू भी देख सकते हैं, आँखों से डायरेक्टली अपने नहीं देख पाएंगे इन्हें, ठीक है। इसलिए इनको माइक्रोस्कोप कहा गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और अगर मोस्ट अबंडेंट हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, तो इसके लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है, वो क्या होती है, कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है मोनेरा के बारे में, वो क्या है, लिव्स इन एक्सट्रीम हैबिटेट। एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब क्या होता है कि ये हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, और हर जगह का मतलब होता है कि हॉट स्प्रिंग, यानी कि जो गर्म झरने होते हैं वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे अपने बिल्कुल पास में जाके खड़े भी नहीं हो सकते ना, ये उसके अंदर हॉट स्प्रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर स्नो के अंदर, ठंडी जगह पे भी ये प्रेजेंट होते हैं, और डीप ओशियंस के अंदर, यानी कि जो समुद्र, गहरे समुद्र होते हैं उनके अंदर बिल्कुल डीप में भी ये प्रेजेंट होते हैं, और डेजर्ट्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। अब इसका मतलब क्या है कि मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। अब पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रह के फूड गेन करते हैं, वो होते हैं पैरासाइट। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। अब क्या होता है इसका मतलब कि जैसे मान लो कि ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे या फिर ये ऑर्गेनिज्म है इसके बाहर, इसकी बॉडी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक्टोपैरासाइट। ये एक्टोपैरासाइट होते हैं और एंडोपैरासाइट, यानी पैरासाइट के भी आगे दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। तो इसके अंदर क्या है कि जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं ना, तो उनको पैरासाइट्स कहा जाता है। और बैक्टीरियाज होते हैं जो, वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर बाहर रह के अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किंगडम मोनेरा के। फिर उसके बाद में अपने देखते हैं कि किंगडम मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या है कि इनको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। बैक्टीरियाज आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज, यानी 4 कैटेगरीज के अंदर इनको ग्रुप किया गया है। तो बेस्ड ऑन देयर शेप, और ये जो ग्रुपिंग की गई है इनकी, तो ये किसके बेसिस पे की गई है, उनकी शेप के बेस पे की गई है। तो इनकी शेप के बेस के ऊपर ये जो बैक्टीरिया हैं वो 4 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है द स्फेरिकल कोकस, यानी कि जो कि स्फेरिकल शेप होती है, बिल्कुल छोटे छोटे राउंडेड शेप होते हैं ये। ओके, तो ये होते हैं कोकस। फिर दूसरे हैं द रोड शेप्ड बेसिलस, जैसा कि इसमें बताया था कि ये शेप के बेस पे है, तो सबसे पहला है वो स्फेरिकल है और इसलिए इनको कोकस कहा गया है, ठीक है। और दूसरा है वो क्या है, रोड शेप्ड है। रोड शेप्ड कैसे होंगे, जैसे ये एक रोड की तरह है, तो
तो रोड शेप्ड होते हैं बैक्टीरिया, उनको बोलते हैं बेसिलस या फिर इनको बेसिली। फिर थर्ड टाइप है वो है कोमा शेप, जैसा कि अब ये है कोमा शेप्ड है, तो इनको बोलते हैं विब्रियम, ठीक है, विब्रियो। फोर्थ होते हैं स्पाइरल शेप्ड स्पाइरलम, ठीक है, ये स्पाइरल शेप्ड होते हैं, एक धागे की स्ट्रक्चर जैसे होते हैं। अब आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है, बिल्कुल वैसी ही है। तो ये देखो, ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले जैसे ये दिखाया हुआ है कोकी यानी कोकस, ये देखो ये स्फेरिकल शेप में दिए हुए हैं ना, ऐसे गोल गोल राउंडेड छोटे छोटे, तो ये फर्स्ट टाइप हो गया इसका। फिर सेकंड हो गए बेसिलस यानी बेसिली, ठीक है, ये रोड शेप्ड होते हैं। फिर थर्ड है स्पाइरलम और फोर्थ है विब्रियो। तो अब आप एक चीज़ देखेंगे इनके अंदर, इसके जो टाइप दिए हुए हैं कि किस इनके अंदर ये जो स्पाइरलम के अंदर ये आप ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे ये देख रहे हो, ये जो बाहर निकल रहे हैं ये क्या होते हैं, ये है क्या, इनकी मूवमेंट के लिए होते हैं। तो इनको बोला जाता है फ्लैजिला, ठीक है, जो फ्लैजिला होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। अब ये जो कोकस होते हैं इनके अंदर तो है ही नहीं, तो ये क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, यानी ये मूव नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इन पे क्या है, क्वेश्चन बनता है कि जो कोकस होते हैं वो मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं, तो कोकस है वो नॉन मोटाइल होंगे। फिर आते हैं बेसिलस। बेसिलस भी क्या होता है, ये रोड शेप्ड स्ट्रक्चर है। एक इम्पॉर्टेंट बात बेसिलस के लिए क्या होती है कि जो बैक्टीरियाज हैं वो सबसे कॉमन बैक्टीरिया कौन सा प्रेजेंट होता है अर्थ के ऊपर, तो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा बेसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अपने जो स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं ना बैक्टीरिया की, वो बेसिलस बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे अपने। और ये क्या होते हैं, ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मतलब ये दोनों टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं स्पाइरलम। स्पाइरल क्या होते हैं, ये इनके ऊपर तो फ्लैजिला साफ साफ दिख रहा है ना अपने को, ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर निकली हुई है, ये फ्लैजिला है। तो ये फ्लैजिला है तो मतलब क्या होंगे, ये तो मोटाइल होंगे। ओके, फिर उसके बाद आते हैं विब्रियो। तो विब्रियो क्या है, कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या है कि इसके ऊपर भी क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है कुछ में और कुछ में नहीं प्रेजेंट होता। तो ये भी मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल। तो आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि जो कोकस है वो अकेला नॉन मोटाइल होता है, बाकी जो बेसिलस है, स्पाइरलम है और विब्रियो है, ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। लेकिन आपको पूछा जाए कि बेसिलस, स्पाइरलम और विब्रियो है वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, तो आप लिख सकते हो कि ये मोटाइल होते हैं। ओके, तो ये थे बैक्टीरिया के 4 टाइप। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अपने बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो सबसे पहले अपने क्या है कि इसकी मेम्ब्रेन्स के बारे में देखते हैं कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, वो किसकी बनी होती है, फिर इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले अपनों ने जैसे एक सेल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि उसमें एक सेल वॉल होती है। तो ये जो है इसकी सेल वॉल दी हुई है। फिर ये जो इसका ये ऑरेंज पार्ट दिया हुआ है, ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी। इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा है जो नहीं दिया हुआ है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, ये वाली, ये होती है ग्लाइकोकैलिक्स, क्योंकि ये भी एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा होता है कि ग्लाइकोकैलिक्स है वो 2 टाइप की होती है, या तो कई बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये ग्लाइकोकैलिक्स होती है, वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है बिल्कुल, और कई में बिल्कुल हार्ड होती है। तो जिनके अंदर ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो सॉफ्ट होएगी, तो उसको क्या बोलते हैं अपने, स्लाइम मोल्ड। क्या बोलेंगे, स्लाइम मोल्ड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड। फिर जो सॉफ्ट होती है वो तो हो गई स्लाइम मोल्ड, और जो हार्ड पार्ट होता है वो होता है इसका कैप्सूल, जैसा कि इसके अंदर दिया भी हुआ, ये देखो इसमें जो ये दिया हुआ है ना, इसमें इन्होंने जो इसकी जो ये ग्लाइकोकैलिक्स मेम्ब्रेन है वो हार्ड बनाई है, इसका मतलब तो ये हार्ड टाइप का है, तो इसलिए इसको कैप्सूल कहा है।
ठीक है, समझ में आया आपको कि ये वाला जो पार्ट है वो है कैप्सूल और ये क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। फिर उसके बाद में अब ये तो हो गई इसकी मेम्ब्रेन्स के बारे में बात, ठीक है। अब अपने क्या पढ़ते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। कौन सी सेल है, प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया, जिनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। तो अब प्रिमिटिव टाइप का होने का मतलब क्या हो गया, अब मैं आपको ये बताती हूँ। तो प्रिमिटिव टाइप का मतलब क्या होता है कि जिसके न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए और आरएनए होते हैं। तो इसके अंदर जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है इसका। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा ना, ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता, यानी कि इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। बस वो जो रीजन होता है, अब जैसे इसके अंदर देखो स्ट्रक्चर के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल बनाया हुआ है इन्होंने, है ना, तो इसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियोइड, सर्कुलर डीएनए। तो न्यूक्लियोइड किसे बोलेंगे कि वो जो स्पेसिफिक एरिया इतना इस स्पेसिफिक एरिया को न्यूक्लियोइड का है। यही अगर मान लो कि इस तरीके से ये मेम्ब्रेन बना दी, यहाँ पर न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल बना दिया, तो इसको अपने बोलते न्यूक्लियस। लेकिन इस बैक्टीरिया के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि इसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन है ना न्यूक्लियस की, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। बस ये जो स्पेस है जहाँ जहाँ पे डीएनए रखा हुआ है, उस स्पेस को फिर इन्होंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोइड बोल दिया। ओके, तो ये हो गया इसका न्यूक्लियोइड। फिर उसके बाद में अपने इसकी बात करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट है वो किसके थ्रू करते हैं, बैक्टीरियाज हैं वो करते हैं फ्लैजिला के थ्रू। तो ये है इसका फ्लैजिला, इसके थ्रू क्या करता है, ये मूवमेंट करता है। अब एक चीज़ और है जो कि इसके अंदर बताई नहीं हुई, लेकिन उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। आप सोचोगे ये तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया, इतना बड़ा चैप्टर कैसे करेंगे कि जो दिया हुआ वही नहीं हो रहा, लेकिन ये आपको करना तो पड़ेगा ही ना, आगे भी चैप्टर। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप यहाँ पे ये सब कुछ समझ लो, जिससे क्या होगा कि आपको ये चैप्टर आगे जो इसके पॉइंट्स हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए कि बैक्टीरिया क्या चीज़ है। क्योंकि अपने जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर ही अपने को नहीं पता, तो हम करेंगे कैसे, है ना। तो इसलिए अब इसके अंदर ये देखो, ये बताई हुई है पिलई, ठीक है। इसके साथ साथ में क्या होता है, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होती है, जो इसके अंदर नहीं दी हुई है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे कहीं कहीं पे ना इसके छोटे छोटे ब्रिस्टल्स बने होते हैं, ऐसे छोटे छोटे। ये जो पिलई है ना, ये तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इसके ऊपर प्रेजेंट है, और जो इसको जो ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये होता है फिम्ब्री। क्या होता है, फिम्ब्री, जो कि प्रेजेंट होना चाहिए इसके अंदर। अब ये दोनों किस में हेल्प करते हैं, ये किस लिए होते हैं इसमें, ये इनको सपोर्ट यानी चिपकने के लिए सपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये जो पिलई है और ये फिम्ब्री है, ये तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और फिम्ब्री होती है वो ब्रिस्टल्स लाइक, यानी कि छोटे छोटे इस तरीके से ब्रिस्टल्स बने होते हैं बस, जो कि इसकी आउटर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो इसको सपोर्ट करती है, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर को। फिर इसके बाद में एक और ऐसा पॉइंट है जो इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसके बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसको अपने डिटेल से आगे भी उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसके फंक्शन क्या होते हैं। वो क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, इससे क्या होती है कि कुछ फोल्डिंग्स निकली हुई होती हैं इस तरीके से अंदर की तरफ। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मीसोसोम। क्या होता है, मीसोसोम। ओके, तो इसका क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, तो इसके बारे में अब अपने देखते हैं। तो मीसोसोम क्या करता है, ये सबसे मेन एक फंक्शन होता है इसका सिक्रीशन करने का। अब सिक्रीशन करेगा तो यानी ये जो यहाँ पे है मीसोसोम, है ना, अपने देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जब ये सिक्रीशन करता है तो फिर बाहर की तरफ इधर मटेरियल निकाल लेगा ना,
फिर इधर मटेरियल निकालता रहेगा, तो ये मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होते होते यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाती है जो होती है सेल वॉल। तो जो मीजोसोम होता है इसका क्या फंक्शन हो गया, एक तो हो गया कि ये सिक्रीशन करता है और फिर साथ के साथ इसका एक फंक्शन हो गया कि ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होता है। ओके, तो ये इसके दो फंक्शन है, और क्या फंक्शन है वो अपने आगे थोड़ा डिटेल में और करेंगे। तो ये थी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। अब ये देखो, अब ये मीजोसोम के बारे में इसके फंक्शन बताए हुए हैं कि मीजोसोम जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी कि उसका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले तो क्या है कि मीजोसोम के बारे में क्या बताया हुआ है कि दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसको ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है, एक्सटेंशन ही हुई। अब कैसे आप कहोगे, तो ये देखो यहाँ पे ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इससे ही तो यहाँ पे इस तरीके से देखो एक्सटेंशन निकल रहे थे ना अंदर की तरफ, तो इसलिए कहा है कि इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका फंक्शन क्या है कि एंजाइम फॉर द रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट ऑन इट, यानी कि इन्होंने कहा है कि इसके ऊपर क्या है कि कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और इसमें ब्रैकेट में ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वो कैसे, इट इज़ एनालोगस टू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जो क्या होता है कि इसको भी सेल्स, जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8 उसके अंदर डिटेल से बताया हुआ है कि सेल्स की जो अंदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनल्स का एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं वैसे एग्जाम में। तो क्या पूछा जाता है मेन तो कि इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है। इसका काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना अपने को, ठीक है। सभी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करके। ये क्या करता है कि एटीपी बनाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब आप कहोगे ये एटीपी क्या है, ये सब अपने ना आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं आपके, फोटोसिंथेसिस हो गया और जो ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हो गया, सेल चैप्टर के अंदर भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे तब भी आपको इसके बारे में पता लगेगा कि ये सब क्या होते हैं। ओके, तो एक ये क्या करेगा, मीजोसोम। तो जो बैक्टीरिया है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है, मीजोसोम करता है। यानी मीजोसोम ही होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिक्रीशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये क्या करेगा, इस तरीके से एक्सटेंशन है, यहाँ से सिक्रीशन करता रहेगा, फिर सेल वॉल बना देगा चारों तरफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसका मतलब पता है क्या होता है, अब इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जैसे कि अब आप यहाँ पे देखो, ये इसका न्यूक्लियोइड सर्कुलर डीएनए, ये है ना डीएनए इसका। अब ये जो डीएनए होता है इसको ये कौन, इसकी जो डिवाइडेशन में, इसकी कॉपी करने में कौन हेल्प करता है, इसने कहा है कि जो मीजोसोम होते हैं वो हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं कि जो ये डीएनए है ये क्या करता है कि अपनी जैसी एक और कॉपी बनाता है, किसकी हेल्प से, मीजोसोम की हेल्प से। अब आप कहोगे कि इसके अंदर तो मतलब दो डीएनए हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि डिवाइड करते रहते हैं खुद की बॉडी को, एक बैक्टीरिया से आगे 2 बैक्टीरिया बनाएंगे। अब 2 बैक्टीरिया बने हैं मान लो, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे जो बना था वो यहाँ भी बन गया, फिर आगे एक और कॉपी बनेगी, एक इसके अंदर ऐसे जाएगा और अंदर इसके अंदर जाएगा। तो इस तरीके से डिवाइड हो के क्या है कि आगे ये फर्दर नए बैक्टीरिया बनाते रहते हैं। तो मीजोसोम का क्या काम हो गया कि इट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। और ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब डीएनए है वो अपनी जैसी कॉपी बनाता है ना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। ओके, डीएनए से डीएनए बनना ही क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। और ये जो रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होता है ये आपके क्या है क्लास 12th के अंदर है ना, वो डिटेल से बताया हुआ है, वहाँ जाके आप अच्छे से रीड करोगे।
फिर मीजोसोम आगे क्या हेल्प करता है, सेल डिवीज़न के अंदर। अब सेल डिवीज़न वो बताया ना कि जैसे कि ये डीएनए से डीएनए बन गया, तो अब डीएनए से डीएनए बन के फिर ये एक सेल थी वो टूट गई, फिर नई सेल बना ली, तो सेल का डिवीज़न हो रहा है मतलब। तो ये जो सेल डिवीज़न में भी कौन हेल्प करता है, अपनी नहीं बैक्टीरिया की, सॉरी तो बैक्टीरिया की जो हेल्प करता है वो कौन करता है, मीजोसोम करता है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इसका वो है प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम, अब आप कहोगे कि ये क्या चीज़ है मैम कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है कि एक ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बताया था कि क्या होते हैं। अगर आपको इसके बारे में भी अच्छे से रीड करना है तो इसकी एक वीडियो बनाई हुई है कि उनके अंदर डिफरेंस बताया हुआ है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज क्या होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इसके डिफरेंस के बारे में अच्छे से रीड कर सकते हैं। ओके, हमने करेंगे फ्लैजिला स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि फ्लैजिला की स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कैसी होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले बताया गया है कि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर ये जो फ्लैजिला होते हैं वो कौन सी प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लैजिला बना होता है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। अगर अपने यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करते हैं, हालांकि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर यूकैरियोटिक नहीं होता है, लेकिन जो अपने वैसे अगर किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर भी देखें फ्लैजिला प्रेजेंट होते ही हैं तो उसके अंदर यूकैरियोटिक होता है। तो एक जनरल नॉलेज के लिए बताया गया इसके अंदर कि जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोटीन के फ्लैजिला बने होते हैं वो कौन सी प्रोटीन होती है, वो होती है फ्लैजेलिन प्रोटीन। अब उसके बाद में अगर अपने देखें कि इसकी नंबर और पोजीशन के बेसिस पे फ्लैजिला वो कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें बताया गया कि बैक्टीरिया के अंदर 2 टाइप के जो फ्लैजिला टाइप हैं वो है मोनोट्राइकस और एम्फीट्राइकस। अब इसका क्या मतलब होता है, तो मोनोट्राइकस क्या होते हैं, जिस बैक्टीरिया के अंदर एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, यानी कि अब इसके नाम से ही पता लग रहा है ना कि मोनोट्राइकस यानी कि सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तो वो होंगे मोनोट्राइकस। अगर अब एम्फीट्राइकस देखें तो एम्फीट्राइकस में क्या होगा कि अगर एक बैक्टीरिया के अंदर एक इस तरफ और एक इस तरफ 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे ना तो उसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस। अगर किसी बैक्टीरिया के चारों तरफ पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उस टाइप के फ्लैजिला के टाइप को क्या बोलते हैं, वो होते हैं पेरीट्राइकस। लेकिन अपने को इसके अंदर क्या पढ़ना है सिर्फ कि मोनोट्राइकस और एम्फीट्राइकस। मोनोट्राइकस क्या होंगे, जिसमें सिंगल प्रोटीन यानी सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है, और जो दूसरे वाले हैं वो कौन से हैं, एम्फीट्राइकस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला, यानी जिन बैक्टीरियाज के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है वो क्या होंगे, नॉन मोटाइल, क्योंकि उनमें फ्लैजिला एब्सेंट है तो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो उनको नॉन मोटाइल बोला जाता है। अब उसके एग्जाम्पल इसके अंदर बताए गए हैं कि उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं कि जो नॉन मोटाइल हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ये दिया हुआ है इसके अंदर, क्या है, माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा होता है ना, सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, सबसे छोटा होता है। इसके बारे में भी आगे अपने चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद में जो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया में एक तो था माइकोप्लाज्मा, और दूसरा है कोकस, और तीसरा है नोस्टॉक। ये 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है कि फ्लैजिला एब्सेंट होता है, यानी नॉन मोटाइल बैक्टीरियाज ये होते हैं। ओके, फिर इसके बाद में जो आपको बताने वाली हूँ कि स्ट्रक्चर के अंदर बताया था कि पिलई क्या होता है और फिम्बरी क्या होता है ना। जो पिलई होती है वो एक क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी जैसा बताया था, और ये ब्रिस्टल्स लाइक इस तरीके से छोटे छोटे बने हुए थे उसकी बॉडी सरफेस के ऊपर। तो क्या होगा कि जो पिलई है वो क्या करेगा, ट्यूबुलर, वो क्या है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ट्यूबुलर शेप की स्ट्रक्चर होगी।
और जो फिम्बरी है वो ब्रिस्टल लाइक की, ब्रिस्टल शेप की स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने ये बताया ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसकी बॉडी के ऊपर, ये ब्रिस्टल्स लाइक छोटे छोटे ब्रश टाइप के इसके अंदर क्या है हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर जो पिलई होता है वो क्या होगा, लेस इन नंबर होगा और लार्ज इन साइज। जैसा कि अपने को पता ही है कि मान लो कि एक बेड है, ठीक है, अब दो टाइप के लोग बैठे हैं उस पर, दो बेड हैं, तो एक बेड के ऊपर मान लो कि यानी कि मोटे लोग बैठे हैं, ठीक है, बड़े साइज़ के, और एक पे पतले पतले लोग बैठे हैं। तो बताओ कि अगर मोटा है कोई इंसान तो वो स्पेस ज़्यादा कवर करेगा, तो वहाँ पे कम लोग बैठ पाएंगे, और अगर पतले पतले हैं तो वो तो बहुत सारे आ जाएंगे ना उस पर। तो इसी तरीके से ये है कि जो पिलई होता है ना वो साइज में बड़ा होता है। अब साइज़ में बड़ा है तो ये क्या होएगी, लेस इन नंबर, यानी कि इनका नंबर कम होगा। लेकिन जो फिम्बरी होते हैं वो साइज में तो छोटे होते हैं, इसलिए ये बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, यानी मोर इन नंबर। अब इनका फंक्शन जैसा मैंने आपको बताया था कि ये चिपकने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पिलई हेल्प इन कॉन्जुगेशन और फिम्बरी हेल्प इन अडहेशन। अब इसका मतलब क्या होता है कॉन्जुगेशन का और अडहेशन का? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि जैसे एक बैक्टीरिया है ये, ठीक है, एक बैक्टीरिया को जब दूसरे बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करना होता है ना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जब ये चिपकता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। और इसी तरीके से जो फिम्बरी होती है वो अडहेशन में हेल्प करती है। फिर अब इसके बारे में जो शॉर्ट में सारा कुछ बताया हुआ है, इसके अंदर मेन पॉइंट्स बैक्टीरिया से रिलेटेड कि क्या होते हैं, तो एक एक करके अब अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, कि जैसा कि इसकी स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, पर इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कंपेयर्ड टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स। अगर अपने इस बैक्टीरिया को किसी और ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें तो बैक्टीरियाज एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अगर अपने इसको किसी अदर ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करते हैं ना, तो इन्होंने क्या कहा है कि जो बैक्टीरिया एज ए ग्रुप, यानी एक ग्रुप के अंदर क्या शो करेंगे, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, कि एक ही ग्रुप के अंदर इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, डाइवर्सिटी है, वो बहुत ज़्यादा अलग अलग होती है। यानी सभी बैक्टीरियाज के अंदर इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो अलग अलग होती है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपने मेटाबॉलिज्म के बारे में छोटी क्लासेस के में पढ़ा होगा कि मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो प्रोसेस आते हैं, ठीक है, यानी कि फूड को डाइजेस्ट करने की एक्टिविटी होती है ये। तो उसके बारे में इसमें कहा हुआ है कि सभी बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन देखने को, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपने देखें, सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रोफिक, यानी कि कुछ एक बैक्टीरियाज क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं। दैट इज़, इसका क्या मतलब है अब ऑटोट्रोफिक का? दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, यानी कि जो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जैसे कि मान लो कि कोई जानवर है वो मरा पड़ा है, अब उसके ऊपर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बैक्टीरियाज है वो लग जाते हैं, जिससे क्या आएगा कि ये क्या करेंगे, अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, तो वो होते हैं ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक, यानी कि ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है मैम? तो इसका मतलब होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक का मतलब जो प्लांट्स से, यानी कि प्लांट्स के थ्रू सन से क्या करेंगे, खुद का फूड खुद बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक मतलब होता है ऑटोट्रोफिक मतलब तो बता दिया। अब कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल्स के थ्रू,
जब अपना फूड खुद बनाते हैं तो उनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। अब इसके नाम से पता लग रहा है ना, कीमो मतलब केमिकल्स, सिंथेसिस मतलब बनाते हैं, तो केमिकल के थ्रू यानी खुद के खाने को बनाना, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे उन्हें। फिर लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरियाज आर हेट्रोट्रोफ, यानी कि अब अपनों ने पढ़ा है कि जो बैक्टीरियाज है, सम ऑफ बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रोफिक, यानी कुछ एक बैक्टीरियाज ये होते हैं जो ऑटोट्रोफिक होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं। बाकी सारे जो ज़्यादातर मेजोरिटी है, वास्ट मेजोरिटी यानी ज़्यादा मेजोरिटी है, वो किसकी होती है कि बैक्टीरियाज हेट्रोट्रोफिक होते हैं। यानी हेट्रोट्रोफिक का मतलब क्या हो गया कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। जैसा मैंने बताया था ना कि ये एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर या फिर उस ऑर्गेनिज्म के बाहर बॉडी पे चिपक जाते हैं और उनसे खाना लेते रहते हैं, तो वो होते हैं हेट्रोट्रोफिक। ओके, तो या तो ये क्या करेंगे कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रह के या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या करेंगे, फूड गेन करेंगे। ओके, तो ये था बैक्टीरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर उसके बाद में अब अपने जो चैप्टर का मेन पॉइंट है कि मोनेरा, जिसका नाम अब अपने पढ़ने वाले हैं किंगडम के बारे में, उसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं कि ये अपनों ने बैक्टीरिया पढ़ लिया पहले कि बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या होती है। अब अपने देखते हैं कि मोनेरा है जो, उसका न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो जो मोनेरा होते हैं वो दो टाइप का इनका न्यूट्रिशन है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियाज ही तो आते हैं। तो बैक्टीरिया में अपनों ने क्या पढ़ा है कि बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं ये या फिर हेट्रोट्रोफिक हो सकते हैं। अब ऑटोट्रोफिक का मतलब तो आपको पता ही है कि जो क्या है, खुद सेल्फ प्रोसेसिंग करते हैं खाने की, खुद फूड बनाते हैं। ठीक है, वो होते हैं ऑटोट्रोफिक। फिर दूसरा इसका जो न्यूट्रिशन का पॉइंट है वो है हेट्रोट्रोफिक। तो हेट्रोट्रोफिक के अंदर क्या आएंगे, 3 पॉइंट्स है इसके, या तो होंगे वो सैप्रोफाइटिक या फिर पैरासाइटिक या फिर सिम्बायोटिक। अब इनका क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले अपने समझते हैं कि सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है। तो सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं, जो क्या करेंगे, डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उससे खाना लेते हैं ये। ठीक है, और पैरासाइटिक क्या होते हैं, जो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया अभी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के या फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर उसकी बॉडी से चिपक के खाना लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं पैरासाइटिक के, तो टाइफाइड में कोलेरा, टिटनस, सिट्रस कैंकर, ये सारे क्या हैं, पैरासिटिक हैं। ओके, बैक्टीरियाज क्या करेंगे, इनकी बॉडी के अंदर रह के खुद खाना इनसे लेते हैं। तो अब टाइफाइड के अंदर क्या होता है, ये भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। अब कोलेरा है, विब्रियो कोलेरी इसका बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर रह के उससे खाना गेन करता है, तो इसलिए कोलेरी डिजीज़ होती है। फिर या फिर टिटनस हो गया, और सिट्रस कैंकर है, ये प्लांट्स में होने वाला है। तो ये सारी क्या है, पैरासिटिक डिजीज़ हैं जो किससे होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं। ठीक है, उसके बाद में हेट्रोट्रोफिक का नेक्स्ट पॉइंट है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब पता है क्या होता है, सिम्बायोटिक मतलब जो क्या, जिसमें क्या होगा कि दो ऑर्गेनिजम्स या फिर दो, या तो बैक्टीरिया है वो प्लांट्स के ऊपर रह के या फिर उनके साथ रह के दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, वो होता है सिम्बायोसिस प्रोसेस। अब वो आप कहोगे ये कैसे होता है, अब इसमें एग्जांपल पहले देख लो कि जैसे कि राइजोबियम है और फ्रैंकिया, ये इसके सिम्बायोटिक के एग्जांपल्स हैं। अब ये आपको बताऊं, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, अब इसकी जड़ों के अंदर क्या होता है, इसकी रूट्स होती हैं ना जो, अब इसके अंदर क्या होता है कि राइजोबियम प्रेजेंट होता है। अब राइजोबियम इसकी रूट्स के अंदर रह के क्या करता है, अभी बताते हैं, रुको। जैसे अब ये मान लो कि यहाँ पे ये प्लांट बना लिया अपन ने, ठीक है, यहाँ पे प्लांट बना लिया, यहाँ पे इसकी रूट्स आ गई, यहाँ पे मान लो ये राइजोबियम प्रेजेंट है इसकी रूट्स के अंदर,
ये जो राइजोबियम क्या करता है कि ये क्या करेगा, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेके इसको प्रोवाइड करता है पौधों को, ठीक है, प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहा है। फिर ये प्लांट्स क्या करेंगे, इन जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इनको खाना देते हैं। तो इस तरीके से मिल बांट के जो आपस में एक दूसरे की हेल्प करके जो रहते हैं ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक प्रोसेस, ठीक है। ये न्यूट्रिशन होता है इस बैक्टीरियाज के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया सारे क्या है, अलग अलग तरीके से, कुछ बैक्टीरियाज है वो खुद खाना बनाते हैं, उनको ऑटोट्रोफिक बोल दिया। कुछ एक हेट्रोट्रोफिक मतलब दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। अब दूसरों पे डिपेंड रहते हैं उनमें भी अलग अलग है, कोई तो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से खाना ले रहा है, उनको सैप्रोफाइटिक बोल दिया। कुछ एक दूसरों की बॉडी के अंदर या बाहर रह के खाना ले रहे हैं तो पैरासाइटिक बोल दिया। कुछ आपस में एक दूसरे की मदद करके खाना ले रहे हैं तो उनको सिम्बायोटिक बोल दिया। तो इसके एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। ये जो सिम्बायोटिक वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ भी है नीट में कि सिम्बायोटिक है, राइजोबियम है, वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो वो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, या फिर फ्रैंकिया भी पूछा जाता है। ओके, न्यूट्रिशन के बाद अपने करेंगे आर्की बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा टाइप होता है यू बैक्टीरिया। तो अपने आज ये दो टाइप करने वाले हैं। तो इन दो टाइप में सबसे पहले अपने जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आर्की बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंस क्या होता है। आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत पुराने टाइम से प्रेजेंट हैं, यानी कि प्रिमिटिव टाइम से, और यू का मतलब तो मैंने आपको बताया ना, यू कैरियोट्स में जैसे कि ट्रू न्यूक्लियस होता है, कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस होता है। अब यू का मतलब हो गया एडवांस चीज़, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो एडवांस्ड बैक्टीरियाज होते हैं वो यू बैक्टीरिया के अंदर आएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने क्या शुरू करेंगे, आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर अपने क्या देखेंगे कि आर्की बैक्टीरिया का मतलब जैसे बताया कि जो बहुत पहले से हैं, पुराने टाइम से, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि दीज बैक्टीरियाज आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, यानी कि ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत पहले से हैं। इसलिए क्या है कि ये क्या है, हार्श हैबिटेट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अब हार्श हैबिटेट का मतलब क्या होता है, हार्श और एक्सट्रीम हैबिटेट मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पर क्या है कि अपने जो ह्यूमन बींग्स है अपने भी नहीं जा सकते, उस जगह पे भी क्या है ये आर्की बैक्टीरियाज है वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो एरियाज कौन कौन से हैं, एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज, यानी कि जिस एरिया के अंदर सोल्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो जिसमें सोल्ट ज़्यादा प्रेजेंट होता है ना, तो उनको बोलते हैं उन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियाज है वो सोल्टी एरियाज़ में, यानी जहाँ पर सोल्ट ज़्यादा प्रेजेंट है वहाँ पर प्रेजेंट हो गए ना, वहाँ पर अगर प्रेजेंट हैं तो उनको क्या बोलेंगे, उन बैक्टीरियाज़ को हेलोफाइल्स बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो एरिया आता है वो होता है हॉट स्प्रिंग्स, यानी कि जो गर्म जगह होती है, गर्म झरने होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, वहाँ पर अगर कोई बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं तो उनको बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन मार्शी एरियाज। अब मार्शी एरिया का मतलब होता है कि जहाँ पर मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब जो बैक्टीरियाज मार्शी एरियाज के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं मिथेनोजन्स, यानी कि जहाँ पर मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो मिथेनोजन उनको नाम दे दिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आर्की बैक्टीरियाज आर डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरियाज इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल, यानी कि आर्की बैक्टीरियाज हैं वो ऐसे हार्श एरियाज़ के अंदर प्रेजेंट कैसे होते हैं कि इनके अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये ऐसे एरिया में भी रह सकते हैं कि जो सोल्टी एरियाज़ है, हॉट स्प्रिंग्स हैं, मार्शी एरियाज़ हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होने की वजह क्या है इसकी, तो इसकी वजह होती है कि इनके अंदर जो सेल वॉल होती है ना वो डिफरेंट होती है। क्योंकि अभी अपनों ने जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसके अंदर अपनों ने पढ़ा था ना कि इनकी जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो इसकी सेल वॉल है, जो आर्की बैक्टीरियाज की सेल वॉल है ना, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है बाकी सभी बैक्टीरिया से। इसलिए ये ऐसे हार्शी जो एरियाज़ होते हैं, हार्शी हैबिटेट्स होते हैं, वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण, एंड दिस फीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन,
यही मैंने आपको बताया कि जो ये सेल वॉल जो इसका डिफरेंट कैरेक्टर है, डिफरेंट फीचर है, इसकी वजह से ही ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी रह सकते हैं। उसके बाद में अगर अपने नेक्स्ट पॉइंट देखें इसका, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, क्या है कि मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। यानी कि जो मिथेनोजेंस होते हैं, मिथेनोजन कौन से होते हैं, जो क्या मार्शी एरियाज़ के अंदर रहते हैं। तो ये जो मिथेनोजन बैक्टीरियाज होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पहले उसकी जगह बताई हुई है। ये मिथेनोजन होते हैं वो इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में रहते हैं। यानी कि रूमिनेंट एनिमल कौन से होते हैं, जो जुगाली करते हैं, यानी कि जैसे कि गायें हैं, ठीक है, वो जुगाली करती है, तो ये वहाँ पर रहते हैं उनकी गट के अंदर, रूमिनेंट एनिमल्स की। एंड सच एज, अब इसके एग्जाम्पल बताए हुए हैं कि वो कौन से एनिमल्स है, रूमिनेंट एनिमल जिनके गट के अंदर मिथेनोजेंस रहते हैं। तो जैसे कि काउज होगी, बफेलोज होगी, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस। अब देखो, यानी कि ये इन्होंने कहा है कि ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं, इससे क्या है, ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके देखो आपने देख रहे हो जैसे कि मीथेन के ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, बायोगैस लिखी हुई है। तो ये जो बायोगैस है उसका क्या मतलब होता है, ये कहाँ यूज़ होती है, ये है वो जैसे कि गांवों के अंदर गोबर गैस की फॉर्म में यूज़ किया जाता है इसको, मीथेन को, मीथेन की जो बायोगैस, यानी कि वैसे अगर कहें ना कि बायोगैस है वो क्या होती है, बायोगैस क्या होती है, कई गैसों का मिक्सचर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोगैस भी कई बार पूछा जाता है कि मीथेन और जो CO2 होती है वो बायोगैस के अंदर प्रेजेंट होती है, और एक दो गैसेस और होती हैं जो कि बायोगैस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। वो अभी आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने नेक्स्ट पार्ट में आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें आएगा इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि बायोगैस के अंदर, जैसे नीट के अंदर क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बायोगैस के अंदर कौन कौन सी गैसेस होती हैं, तो उसके अंदर अकेली मीथेन गैस नहीं होती, उसके अंदर CO2 गैस भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, और भी अदर गैसेस होती हैं इसके अंदर। तो अपने उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, अब इसका मतलब क्या बताया हुआ है कि मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट, यानी कि एनिमल्स, रूमिनेंट एनिमल की गट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये बैक्टीरियाज हैं, वो क्या करते हैं, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। और ये कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, यानी कि जो ये गाओ और बफेलो हैं उनके गोबर से, डंग से प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था आर्की बैक्टीरिया। अब उसके बाद में अपने देखेंगे नेक्स्ट पार्ट है वो है यू बैक्टीरिया। अब अपने यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, आर्की बैक्टीरिया के बारे में उतना ही था। फिर उसके बाद में यू बैक्टीरिया हैं वो 3 टाइप के बताए हैं। अब यू बैक्टीरिया का जैसे मैंने मीनिंग आपको बताया है, क्या होता है कि यू का मतलब होता है एडवांस। क्या होता है, एडवांस। तो जो बैक्टीरियाज हैं वो एडवांस होते हैं, वो यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। अब ये यू बैक्टीरिया हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है फोटोसिंथेटिक, दूसरे होते हैं कीमोसिंथेटिक, और तीसरे होते हैं हेट्रोट्रोफिक। यानी फोटोसिंथेटिक कौन से होंगे, जो अपना फूड है वो खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। कीमोसिंथेटिक कौन से होंगे, जो कीमोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, यानी कि जो क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना बनाते हैं। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या होता है कि ये क्या है कि इनऑर्गेनिक, जैसे कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं। अब नाइट्रोजन कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट ले लो, ठीक है, अमोनिया ले लो, ये सारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जब बैक्टीरियाज खाना बनाते हैं तो उनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। ओके, फिर उसके बाद में क्या आते हैं, नेक्स्ट आते हैं हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक कौन से होते हैं, जो क्या है दूसरों से अपना खाना लेते हैं, ठीक है, दूसरों से खाना बनाते हैं, यानी कि लेते हैं, यानी खुद खाना नहीं बनाते हैं या कीमोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते हैं। वो क्या करेंगे कि जैसे कि मान लो कोई डीकम्पोजर्स हैं, अब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो क्या है उससे अपना खाना लेते हैं ये, तो उनको बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक, यानी जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। अब इनके बारे में अपने आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक के अंदर क्या क्या प्रोसेस है, ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है।
तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या दिया है कि स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस इज द क्रोमेटोफोर। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया करते हैं उनमें जो मेन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है क्रोमेटोफोर। अब अपने देखा है कि प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, दोनों बिल्कुल अलग प्रोसेस होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, क्योंकि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, वो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते। तो इसलिए जो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता, लेकिन जब प्लांट्स हमारे लिए जब खुद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, खुद के लिए खाना बनाते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। मतलब प्लांट्स है वो दूसरों के बारे में सोचते हैं और बैक्टीरियाज है वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं कि खुद का खाना बनाना है। ठीक है, तो ये जो क्रोमेटोफोर, अब आप कहोगे कि ये क्रोमेटोफोर क्या होता है, कि क्रोमेटोफोर तो आपको नहीं पता क्या होता है, कि जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है। अब आपको पहले एक बताया था कि मीजोसोम होती है एक, तो इसके अंदर जो मीजोसोम क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है ना। इसी तरीके से एक बैक्टीरिया के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसके बारे में आपको बताना रह गया था, तो वो है क्रोमेटोफोर। जिस तरीके से इसकी जो अंदर सेल वॉल थी, सेल मेम्ब्रेन, उसकी फोल्डिंग से ही निकल रही थी ना ये जो मीजोसोम थी, वैसे ही क्या होता है कि एक और फोल्डिंग्स बाहर निकल रही होती हैं, वो होती हैं क्रोमेटोफोर। ये क्रोमेटोफोर क्या करती है कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ठीक है, तो मेन जो फोटोसिंथेसिस के लिए स्ट्रक्चर है वो कौन सी काम में ली जाती है, वो बैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटोफोर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है कि आफ्टर फोटोसिंथेसिस दीज बैक्टीरियाज डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। अभी जैसे आपको बताया था कि प्लांट्स हैं वो तो O2 रिलीज करते हैं ना, लेकिन जो बैक्टीरियाज होते हैं वो O2 रिलीज नहीं करते, यानी कि वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जगह सल्फर रिलीज करते हैं। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती है, तो इसलिए ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे और सल्फर रिलीज करते हैं। पॉइंट क्या है कि हेयर वाटर इज नॉट यूज्ड एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे, कि यहाँ पे इसका मतलब है कि जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर होता है, तो वहाँ पर अपने को पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर CO2 और H2O को यूज़ किया जाता है। ये अपनों ने 10th क्लास में भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी हुई है ना, कि उसके अंदर CO2 और H2O यूज़ किया जाता है। लेकिन जब बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं ना, तो उसके अंदर CO2 तो वो यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में वो H2O की जगह H2S यूज़ करते हैं, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसलिए जैसे प्लांट्स के अंदर H2O है तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन बैक्टीरियाज के अंदर क्या है, H2S है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो उसमें से ये क्या करेंगे, सल्फर बाहर रिलीज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया कि हेयर वाटर इज़ नॉट यूज्ड। बैक्टीरियाज के अंदर वाटर यूज़ नहीं होता इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर की फॉर्म में, वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ होता है जो कि आगे सल्फर रिलीज़ करता है और हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता। बल्कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें H2O यूज़ होता है जिससे ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। और इसके बाद में अगर फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक के बारे में और पॉइंट्स अपने अगर देखें तो उसमें क्या होगा कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरियाज और ट्रू बैक्टीरियाज। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, 1000 की मात्रा में होते हैं, कि 1000 नंबर्स में होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल ए फ्लैजिलम। यानी कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या कहा गया है कि थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरियाज, ट्रू बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, और ये कैरेक्टराइज किससे होते हैं, एक रिजिड सेल वॉल इनके चारों तरफ प्रेजेंट होती है, और मोटाइल भी हो सकते हैं अगर इनमें फ्लैजिलम प्रेजेंट है। कि मतलब ऐसा नहीं कहा कि वो मोटाइल होंगे, कि उनका कैरेक्टर ये बताया है कि वो उनमें रिजिड सेल वॉल होती है और मे भी मोटाइल हो सकते हैं अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का बताया गया है वो है द साइनोबैक्टीरिया
also referred to as the blue green algae have chlorophyll A। अब इसके अंदर फोटोसिंथेटिक के अंदर एक एग्जाम्पल का नाम दिया गया, इन्होंने क्या नाम दिया है, वो है साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फोटोसिंथेटिक का। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसमें जो मेन पॉइंट बताया गया है वो है कि इसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि इसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, वैसे तो अपनों ने कहा है कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं वो प्लांट से अलग होते हैं, लेकिन इसके अंदर ये एक पॉइंट ऐसा है सिर्फ साइनोबैक्टीरिया के लिए, सिर्फ एक बैक्टीरिया ऐसा है जो थोड़ा प्लांट्स के जैसे रिएक्ट करता है, कि इनके अंदर भी प्लांट्स के जैसे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। और ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स होते हैं, यानी इनका जो खाना बनाने का प्रोसेस है वो प्लांट्स के जैसे ही होता है कि फोटोसिंथेसिस करेंगे और खाना बनाएंगे, लेकिन प्लांट्स के जैसे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो बताया गया है कि दी साइनोबैक्टीरियाज आर यूनिसेल्यूलर। अब साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टर बताए हैं कि ये कैसे होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं। कॉलोनियल का मतलब होता है कि एक ग्रुप के अंदर रहते हैं, ऐसे इस तरीके से एक कॉलोनी बना लेते हैं। ठीक है, और फिलामेंटस भी हो सकते हैं, यानी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर भी इनमें प्रेजेंट होती है। और कैसे हो सकते हैं ये, फ्रेश वाटर और मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, यानी कि ये यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर या मैरीन वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बताया गया कि द कॉलोनीज, यानी कि ये कॉलोनियल होते हैं, तो कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। अब इसका क्या मतलब है कि जब बैक्टीरियाज हैं वो पानी के अंदर रह रहे हैं, तो पानी के अंदर रहने के लिए उनको प्रोटेक्शन तो चाहिए होगी ना, तो जब ये इस तरीके से एक ग्रुप में रह रहे हैं, यहाँ पे देखो ये ग्रुप में रह रहे हैं ना, तो जब ये ग्रुप में रह रहे हैं तो वहाँ पर क्या आएगी, इनके चारों तरफ एक जिलेटिन की शीट बनी हुई होती है जो क्या करेगी, पानी में इनकी प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, तो जिलेटिन की शीट प्रेजेंट होती है कॉलोनियल बैक्टीरियाज के चारों तरफ। फिर दे आर ऑफन फॉर्म द ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़, यानी कि इसका मतलब है कि ये क्या करते हैं कि पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ होती हैं ना, जहाँ पे क्या है, जिस बॉडीज़ के अंदर पोल्यूटेड वाटर पड़ा है, जहाँ पे कैसे मान लो कि कोई लेक है ना, वहाँ पे पोल्यूशन, वहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा गंदा है, तो वहाँ पर ये जो कॉलोनियल बैक्टीरियाज होते हैं, साइनोबैक्टीरियाज, ये क्या करेंगे, ब्लूम करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। अब इसका क्या मतलब होएगा कि सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर। अब वो कैसे होता है इसके अंदर कि अगर मान लो कि कोई एग्जांपल ले लिया नोस्टॉक का है, ठीक है, इसके अंदर कुछ एक स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करेंगी, नाइट्रोजन को फिक्स कर लेती हैं। अब वो क्या, कौन सा है, जैसे आपको ये देखो, ये हेट्रोसिस्ट सेल्स हैं इसकी, ये वाली, ये क्या करती हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने के हेल्प करती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्या, किसका एग्जांपल है, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक का। ये नोस्टॉक है पूरा, इसके अंदर ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं ना, ये वाली होगी, ये सेल होगी, तो ये स्पेशल सेल्स होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। तो यही इसका पॉइंट था लास्ट वाला, क्या था कि सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट इज कॉल्ड द हेट्रोसिस्ट। ठीक है, और इसका एग्जांपल दिया है नोस्टॉक और एनाबीना। ये नोस्टॉक हो गया और ये एनाबीना, ये दोनों हैं वो किस में हेल्प करती हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में। किसका, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के अंदर
ये आपने इसका एग्जाम्पल देख लिया कि ये नोस्टोक का एग्जाम्पल है, जो क्या करता है, जिसके अंदर हेटेरोसिस्ट सेल प्रेजेंट होती है, जो क्या करेगी, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, नेक्स्ट अपने करेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में आपको थोड़ा बहुत जैसे मैंने पहले बताया है कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं, जो क्या है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, उनका यूज़ करके एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरियाज ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे आपको बताया था कि नाइट्रेट हैं, नाइट्राइट्स हैं और अमोनिया है। अब नाइट्रेट, ये होता है नाइट्रेट, फिर आएगा नाइट्राइट और फिर आएंगे अमोनिया। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं कि बैक्टीरिया इनका यूज़ करके, नाइट्रेट का, नाइट्राइट्स का और अमोनिया का यूज़ करके क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और एनर्जी प्रोड्यूस किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में यूज़ होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। और जो ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं, ये क्या करते हैं, एक ग्रेट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग के अंदर, यानी कि दोबारा जो भी सब्सटेंस बनाए हैं उनको यूज़ करके, रिसाइकलिंग करके एनर्जी को प्रोड्यूस करते रहते हैं। अब उसके अंदर ये किस किस का यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आयरन का और सल्फ़र का। आई नो कि आज का जो ये लेक्चर है वो बहुत लंबा हो गया है और काफ़ी लेंदी हो गया है, लेकिन अगर अपने को कोई भी चीज़ को एग्ज़ाम, अपने नीट जैसा एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी ना। तो आराम से पूरे ध्यान से आप इसको सुनो, साथ साथ में एनसीईआरटी रीड करो और नोट्स बनाओगे ना तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा और कम्प्लीटली, क्योंकि ये एनसीईआरटी से रिलेटेड ही है, कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है, क्योंकि नीट में कभी भी एनसीईआरटी से बाहर का नहीं आता है। अब कीमोसिंथेटिक के बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट जो करने वाले हैं वो है हेट्रोट्रोफिक। अब तो बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया, बहुत ज़्यादा तो अपने कर चुके हैं। फिर हेट्रोट्रोफिक के अंदर क्या आएंगे, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरियाज आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। जैसा कि हमने पहले भी शुरू में पढ़ा था कि जो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरियाज होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, कि फोटोसिंथेटिक कम होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी कम होते हैं, लेकिन जो हेट्रोट्रोफिक होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। वो तो थाउजेंड्स में थे जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज थे, लेकिन जो हेट्रोट्रोफिक है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। द मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं इसमें, डीकम्पोजर्स होते हैं। अब डीकम्पोजर्स कौन से होते हैं, मान लो कि कोई प्लांट है, उसमें से क्या है कि लीफ है जो कोई लगी हुई, वो लीफ क्या कर रही है कि नीचे गिर गई, ठीक है, नीचे गिर गई मतलब मर गई। अब आप कहोगे कि लीफ भी कभी मरती होती है, हाँ ज़रूर मरती होती है। तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरियाज क्या करते हैं कि यहाँ पर है, इस लीफ को यूज़ करके फिर क्या करेंगे कि जो इसका मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ले लेते हैं और उसको क्या करेंगे कि जो अर्थ में, यहाँ पे सॉइल के अंदर क्या करेंगे, मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से ये अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरों से लेते हैं, खुद नहीं, क्योंकि ये प्लांट्स से ले रहे हैं ना, कि प्लांट्स है, उसकी लीफ है वो गिर गई, फिर उसके बाद में उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ले लेंगे और फिर उसको यूज़ कर लेंगे। मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर्स, यानी कि जो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं कि ह्यूमन को बेनिफिट भी देते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, जिससे में क्या होता है कि कई बैक्टीरिया से ह्यूमन को भी क्या है कि अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो वो कैसे मिलता है, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग द कर्ड फ्रॉम द मिल्क, यानी कि अपने जो, अब देखो कर्ड जमाते हैं, दही जमाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं कि अब दूध के अंदर दही थोड़ी सी डाल के फिर उसको रात भर रख देते हैं, लेकिन अब ऐसा क्या होता है उसके अंदर कि वो दूध है वो दही में बदल जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो बैक्टीरिया क्या करेगा, दूध को दही में बदल देगा, ठीक है। फिर इससे अब कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो होता है लैक्टोबैसिलस, जो क्या करेगा,
कर्ड मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया हमारे लिए भी हेल्पफुल होते हैं। फिर उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स हमने पढ़ा है, जैसे कि पेनिसिलियम जो एक मेडिसिन बनाई गई है तो वो भी एक बैक्टीरिया से ही बनाई गई है। फिर उसके बाद में फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द लेग्यूम रूट्स, यानी कि अब जैसे मैंने आपको लेग्यूम रूट्स यानी राइजोबियम का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, वो राइजोबियम क्या कर रहा था, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके प्लांट्स में फिक्स कर रहा था ना, नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट्स को दे रहा था। तो उस तरीके से ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी हेल्पफुल होते हैं। सम ऑफ द पैथोजेंस कोजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, कुछ एक पैथोजेंस होते हैं जो ह्यूमन बीइंग को क्या करेंगे, डैमेज भी करते हैं, यानी कि उनके लिए हार्मफुल भी होते हैं, मतलब यूज़फुल भी होते हैं कई बैक्टीरियाज, और कई ऐसे होते हैं जो डिजीज़ कोज करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए भी, क्रॉप्स के लिए भी, और फार्म एनिमल्स के लिए, यानी खेतों में जो एनिमल्स होते हैं उनको भी बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाती हैं, और पेट्स के लिए भी होते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज़ कोज्ड बाय द डिफरेंट बैक्टीरियाज। अब इसके अंदर यानी कि जो क्या क्या अपने को डैमेज होता है, क्या क्या डिजीज़ अपने को होती हैं, तो उसके बारे में बताया हुआ है। तो कोलेरा है वो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, टाइफाइड है, टिटनस है, और सिट्रस कैंकर है। ये ऐसी डिजीज़ हैं जो कि बैक्टीरिया से होती हैं। तो अगर एग्ज़ाम में अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कैसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कोज्ड बाय द बैक्टीरिया, तो इनका नाम दे देंगे, इनमें से कोई, यानी कि एक दे दिया कि कोलेरा दे दिया, उसके साथ में कोई वायरल डिजीज़ के नाम दे दिए, तो फिर पूछेंगे कि इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ये था हेट्रोट्रोफिक। उसके बाद में आ जाता है आपका लास्ट पॉइंट, बस अब तो बहुत थोड़ा सा रह गया है, कि माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा है ना, वो सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही छोटा, सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये। द माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक द सेल वॉल। अपनों को पता है, जैसे कि अपनों ने बैक्टीरिया में पढ़ा है कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। अब इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है ना, तो इसलिए क्या होता है कि ये जो माइकोप्लाज्मा होता है ना, वो अपनी शेप को बार बार चेंज करता रहता है, मतलब कभी कैसी शेप बना ली, कभी कैसी शेप बना ली, कभी कैसी, मतलब अलग अलग टाइप की शेप्स बना लेता है, जिससे क्या होता है कि इसको माइकोप्लाज्मा को जोकर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये ना इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि इनके अंदर क्या होते हैं कि ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव करने की पावर होती है माइकोप्लाज्मा के अंदर, और सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ये, कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी ये सर्वाइव कर सकता है। ओके, कि इसको ना ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं है कि सर्वाइव करने के लिए। मैनी माइकोप्लाज्माज आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी कि जो माइकोप्लाज्मा एनिमल्स और प्लांट्स को डिजीज़ कोज करते हैं ना, उनको पैथोजेनिक कहा जाता है। तो ये था माइकोप्लाज्मा के बारे में। फिर इसके बाद में सबसे लास्ट पॉइंट है जो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं ये, इनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ टुडेज टॉपिक। इसमें क्या है कि सबसे पहले बताया गया है कि फ्यूज़न है। जैसे अब सबसे पहला प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, वो होता है फ्यूज़न। इसके अंदर फ्यूज़न में क्या होता है कि मान लो एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर फ्यूज़न होगा और एक बैक्टीरिया से आगे दो बैक्टीरियाज बन जाते हैं। तो ये था फ्यूज़न का प्रोसेस। फिर उसके बाद में होता है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर रिप्रोडक्शन। अनफेवरेबल यानी कि जब कंडीशन हमारे फेवर में नहीं होती, ठीक है, जैसी हमें चाहिए वैसी नहीं है, तब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, खुद की स्ट्रक्चर है ना, खुद को एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्पोर बना लेते हैं खुद को।
स्पोर बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनके चारों ओर क्या है, एक रिजिड वॉल बन जाती है, जिससे क्या होगा कि ये सेफ रहते हैं, इनको कुछ भी हार्म नहीं पहुंचता है अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी। और जब अनफेवरेबल कंडीशन इनकी चली जाती है, उसके बाद में क्या करेंगे ये, उसके बाद में क्या है कि ये स्पोर्स हैं वो क्या करेंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे और जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या आएगा कि अडोप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये, अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि पिलई के अंदर कि इनके कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है। अब कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में क्या होता है, एक ट्यूब लाइक बीच में स्ट्रक्चर बन जाती है, दो बैक्टीरिया आपस में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ जाते हैं और इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये एक बैक्टीरिया क्या करेगा, इस ट्यूब के थ्रू क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को हाफ कॉपी बना के फिर इस वाले बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है और यही मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कि अपने जेनेटिक मटेरियल प्रिमिटिव टाइप का मतलब क्या था कि यानी कि पुराने टाइप का इसमें डीएनए प्रेजेंट है, क्योंकि न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है ना, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो प्रिमिटिव टाइप के डीएनए को क्या करेगा, ये डीएनए इसका, इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए को क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, यानी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करना। तो ये होता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये था आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो बैक्टीरिया के अंदर होता है। अब इससे क्या है कि आज आपका मोनेरा जो पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपने फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है कि थोड़ा लेंथी, वो भी लेंथी होगा, लेकिन उसके बाद में जो आगे के टॉपिक्स हैं वो कम होंगे और ये चैप्टर है वो 4 से 5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ओके, थैंक यू एवरीवन।